Hello everyone, my name is Samiksha Dhakade and I'm interning with Grow Lakshmi Finserv Private Limited. So welcome you all in this session. आज हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, किन चीज़ों को कंसिडर करके इन्वेस्ट करना चाहिए. First of all, I would like to request you all to please mute your microphones. And if you have any questions, you can use the chat box given in below. Okay. So let's move on to the next slide. Let's meet our leaders. Grow Lakshmi Finserv Private Limited is led by Santosh Behre, CFP, uh, which is he is certified financial planner and CEO of Grow Lakshmi Finserv Private Limited. And we also have Seema Behre, who is mutual fund distributor and director of Grow Lakshmi Finserv Private Limited. So Grow Lakshmi Finance Finserv Private Limited is dealing with it deals with mutual funds, financial planning, retirement planning, wealth creation, and it has gained the trust of more than 1,000 people. So इनका मोटो है बढ़ते चलो भरोसे के साथ. Uh, Currently, Grow Lakshmi Finserv Private Limited is managing assets worth rupees 64.55 crores and monthly SIP of rupees 59.15 lakhs. So let's move on to the next slide. Fine. Okay, so we will welcome the speaker of today's session, Mr. Santosh Behre sir. Sir, over to you. Thank you, Samiksha, for the nice starting of this session. मैं संतोष बेहरे आप सभी का पुनश्च आज के इस ऑनलाइन सेशन म्यूचुअल फंड के एबीसीडी में आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ. और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग, मुझे दिख रहा है कि अलग अलग सिटी से जुड़े हुए हैं. तो आप सिर्फ अपनी सिटी का नाम चैट बॉक्स में टाइप करके डालिए, तो ताकि बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से करके. नाइस. ओम मोड़ अमरावती से हैं. देखिए, मैं आप लोगों को जो आज सेशन में हम लोग बेसिक जो जानकारी है वो मैं देने की कोशिश करूंगा. और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जानकारी तब ज़्यादा अच्छे से ले पाओगे जब आप सही में ग्रुप में एक्टिव रहोगे. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ में इस एक्टिविटी के में भी पार्टिसिपेट करें करके. आप लोग डाल सकते हो कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो करके. यश नेटकर अमरावती इज वेरी गुड. प्रणय भी अमरावती से हैं. गुड. तो मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम लोग आज जो सेशन है म्यूचुअल फंड, लेकिन मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों सेव करते हैं पैसा. तो ये बताएगा. बताइए बताइए, लोग पैसे को क्यों सेव करते हैं. तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सेशन में बता सकते हैं कि आप कितना पैसा अपने लिए खुद के लिए सेव करते हो. जो भी आपको सैलरी आती है या बिजनेस से जो भी आप इनकम कमाते हो, तो उसमें से कितना परसेंट मनी आप सेव करते हो. यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो
बोल सकते कि हाँ मैं सेविंग करता हूँ, तो आप अगर सही में सेव करते हो तो आप यस टाइप कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो आप नो टाइप कर सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे को सेविंग करते हैं? कोई नहीं करता? बताओ कौन करता है। तो आप पैसा जो भी सेविंग करते हो तो उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करते हो? अगर आपने पैसे को कुछ सेव कर लिया, जो भी आपको सैलरी आई मंथली, बिजनेस से पैसा आ गया, आपने उस पैसे को सेव करने के बाद में उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया, कोई बताएगा? यस, बताइए बताइए। एफडी में करते हो, गोल्ड में करते हो, प्रॉपर्टी में करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, स्टॉक मार्केट में करते हो, प्रॉपर्टी में करते हो, कहाँ पर करते हो? शोभा जी कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट, वेरी गुड। है ना? कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर पैसा बचता ही नहीं है तो सेविंग कहाँ से करेंगे करके, है ना? पहले पैसा बचना चाहिए, उसके बाद सेव करेंगे। दीपा जी कह रहे हैं आईपीओ एंड शेयर मार्केट, गुड, वेरी गुड, गुड गुड। तो कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पे सुना हुआ है अपना? वो लोग थंब दे के भी अपना इंप्रेशन दे सकते हैं यहाँ पर। आप प्रेजेंट बता सकते हैं कि हाँ मैं एक्टिव हूँ करके, थंब दे करके कर सकते हो। चैट बॉक्स में मैसेज डाल करके कह सकते हो कि हाँ हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है। तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप करिए, YES, यस टाइप करके भेजिए आप लोग। गुड। ओम, ओम ने कहा गुड। प्रणय, वेरी गुड। म्यूचुअल फंड के बारे में इन लोगों ने जरूर सुना हुआ है। सिद्धि, गुड। यस यस। धीरज जी ने भी कहा है यस रिसेंटली। और अंतरा, नंदिनी, शोभा जी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने म्यूचुअल फंड तो सुना है, कुछ समझा भी होगा, लेकिन आप लोगों ने ये बात को भी कभी सुना है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली? कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड के इस रिस्क के वर्ड को सुना है? और इस रिस्क को सुन करके ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो मार्केट रिस्क है करके? हम लोगों ने यही देखा है, जब भी हम लोग किसी से भी जब मिलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, इसलिए हम लोग वो पैसा इन्वेस्ट वहां पे नहीं करते। बाकी हम लोग गोल्ड में करेंगे, प्रॉपर्टी में करेंगे, एफडी में करेंगे और बाकी जगह करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें रिस्क है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस रिस्क को अगर समझ लिया तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल सही है ना? म्यूचुअल फंड के आप लोगों ने टीवी में ऐड देखी होगी, बहुत से क्रिकेटर्स हैं वो जो टीवी में आकर के म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देते हैं, और आखिरी में एक लाइन जरूर आती है, म्यूचुअल फंड सही है। तो आज हम लोग उस रिस्क को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं कि म्यूचुअल फंड की जो रिस्क है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आप आखिरी में सही में कहोगे कि हाँ यार म्यूचुअल फंड सही है करके। कुछ लोग करते भी होंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, अभी मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कि जितना एक्चुअल वो कर सकते थे उस उसके अगेंस्ट में वो बहुत कम कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनकी कैपेसिटी 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करने की होगी, लेकिन कर रहे 1,000 या 2,000 रुपये की, है ना? तो ऐसे, क्योंकि उनको भी अभी भी लगता है कि भाई चलो इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने रिस्क को अगर समझ लिया तो हो सकता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा भी दे। तो हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क होती है। अभी कौन बताएगा कि व्हाट इज मनी? मनी क्या है, पैसा क्या होता है? वैसे लिखा तो है यहाँ पर कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज
गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जब हम लोग देखते हैं कि भाई अगर मुझे कोई भी चीज की अगर जरूरत है, घर में कोई चीज खरीद कर अगर लाना है, तो उसके लिए सबसे एक एक ही माध्यम है कि मुझे वहां पर कुछ पैसा देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चीज मेरे घर में आएंगी, है ना। तो सिर्फ 50, 100, 200, 500 की ये नोट, ये आपके लिए एक ऐसा माध्यम है जो हम किसी भी चीज का जब ट्रेड करते हैं, तो वो एक्सचेंज ऑफ मनी के थ्रू ही आप कर सकते हो, है ना। तो इन चीजों से आप क्या क्या कर सकते हो, पैसों से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, बताइए मुझे, है ना? आपके जो फ्यूचर के जो गोल्स हैं, इनको अगर आपको चाहिए पूरा करना, अगर आप चाहते हो कि बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए मेरे पास में अच्छा पैसा हो, रिटायरमेंट के लिए हो, घर खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए मुझे, कार खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप पर जाना है, तो आपके ऐसे ना हजारों गोल हो सकते हैं, है ना। बहुत से छोटे छोटे गोल्स को भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आपके हजारों गोल्स हो सकते हैं। इवन अगर किसी को मोबाइल भी खरीदना है तो उसका गोल है, घर में अगर कलर टीवी या स्मार्ट टीवी लाना है तो वो भी उनका एक गोल होता है। तो मैं अगर आपको पूछूं यहाँ पर एक सवाल कि अगर आज अगर आपको मैं कहूँ कि आज अगर आपको मैं 1 करोड़ रुपया दूं, लेकिन शर्त यह है कि ये पैसा आप उसी समय इस्तेमाल कर पाओगे, आज से 20 साल के बाद में, तब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर आज मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं और मेरी शर्त यही रहेगी कि आप उस पैसे को अगले 20 साल तक के इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कितने लोग फिर भी लेना चाहेंगे? फिर भी लोग कितने कितने लोग हैं जो लेना चाहेंगे? मैं चैट बॉक्स मोबाइल में देख रहा हूँ, अगर किसी का रिप्लाई आता है तो आप यस यस टाइप करके भेज सकते हो। यस, यश ने कहा कि हाँ लेना चाहेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। और कोई? बाकी और किसी को नहीं चाहिए? धीरज? यस, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आज उस 1 करोड़ को अचीव करने के लिए आज से प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, तो कितने लोग बोलेंगे कि हाँ सही में मुझे अगर ये रियलिटी में अगर मुझे ये पैसा चाहिए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से प्लानिंग शुरू करना चाहेंगे, है ना। बगैर प्लान किए कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज अगर अचीव करना है तो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करना होता है। यानी हम लोग ये देखते हैं कि अगर यहाँ से अगर मुझे मुंबई अगर जाना है ट्रेन से या प्लेन से या बस से या कार से, हम लोग पहले प्लान करते हैं कि मुझे कौन से व्हीकल से मुझे जाना है करके। फिर आप प्लान करते हो कि कितने तारीख को जाना है, कौन से समय जाना है, कौन से गाड़ी से जाना है, स्लीपर में जाना है, एसी में जाना है, सेकंड एसी में जाना है। ये आप पहले से प्लान करते हो, उसके लिए रिजर्वेशन करते हो, उसकी तैयारी करते हो। यानी छोटे से एक, अगर आपको एक डेस्टिनेशन पे अगर जाना है तो आपको उसके लिए पहले से प्लान करना होता है। तो आपके सामने तो ऐसे फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, तो अचीव करने के लिए आपके लिए ऐसे कौन से माध्यम हैं? क्योंकि है ना, इंडिया में इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो गया है। हम लोगों ने देखा है कि जो आज से कुछ कुछ सालों पहले पेट्रोल के रेट 70-80 रुपए थे, आज 110 रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। पिज्जा आज से 5 साल पहले 70-80 रुपए 90 रुपए का आता था, आज वही 100-200 का आता है। तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो 200, 300, 500, 1000 कितने का भी हो सकता है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे हर चीज के दाम बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपया या जो भी आपका जो गोल है, आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद अगर उसको चाहिए, तो कहाँ से आएगा? सैलरी से, बिजनेस से, एफडी से, या कुछ प्लानिंग पहले से करने से? जब आप पहले से कुछ प्लानिंग करोगे तभी वो पैसा आएगा, है ना।
तो प्लानिंग के लिए एक माध्यम आपके लिए होता है कि आप अगर उस गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। जो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है करके। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो म्यूचुअल फंड को जानने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुना हुआ है। अगर आप लोगों ने सुना हुआ है तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप करके भेज सकते हैं। गुड। दीपा जी, यश, वेरी गुड। अंजलि, धीरज, गुड गुड। वैष्णवी, सिद्धि, अनिकेत, गुड। तो सभी ने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जरूर सुना है। तो सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो तकरीबन 4,500 से 5,000 कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है। आप लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अदानी हो गया, टाटा मोटर, इन्फोसिस, एशियन पेंट, टाइटन, क्रॉम्पटन, ऐसे हजारों कंपनी के आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे। लेकिन एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, एज पर मार्केट कैपिटल यानी जितनी बड़ी कंपनी हो, यानी सबसे बड़ी इंडिया की जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद क्यों? क्योंकि उसका जब जब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए जाओगे तो तकरीबन वो 20 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है। अगर आज किसी को वो कंपनी खरीदना होगा तो आपको 20 लाख करोड़ या उससे अधिक कुछ पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वो कंपनी खरीद सकते हो। तो एक अकेली कंपनी 20 लाख करोड़ से ज्यादा की है। उसके बाद में बाकी कंपनी आते हैं। तो इंडिया में जो टॉप 30 कंपनियां हैं, 30 कंपनी हैं, वो सेंसेक्स का हिस्सा है। तो आप लोगों ने बीएससी का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। तो वहां पर इन इन 30 कंपनियों में जो भी रोज का स्टॉक, इनका जो स्टॉक का जो रेट है, जो ऊपर नीचे होता है, तो जो ये 30 कंपनी है, ये अपना जब परफॉर्मेंस डेली बताती हैं कि आज कितना ऊपर हुआ और कितना नीचे हुआ। आप लोगों ने सुना भी होगा कि आज सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ गया या निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया। आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ये क्यों होता है? सेंसेक्स गिरना या निफ्टी बढ़ना या निफ्टी गिरना, सेंसेक्स ये क्यों होता है? क्योंकि जो सेंसेक्स में की जो जो 30 कंपनियां हैं, अगर ये 30 कंपनियों में से मान लो 20 या 25 कंपनियों का परफॉर्मेंस अगर उस दिन अच्छा है तो आपको सेंसेक्स बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर कुछ कारणवश उस दिन 30 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियों का अगर शेयर का दाम अगर डाउन गया हुआ है तो आपको दिखेगा कि सेंसेक्स नीचे गया है। सेम उसी तरह निफ्टी, यानी कि एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 एक इंडेक्स बना हुआ है। तो जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उन कंपनियों का जो इंडेक्स है, तो कंपनियों को उस कंपनियों का इंडेक्स हमको बताता है कि निफ्टी आज प्लस था या माइनस था करके, या ऊपर था या गिर गया था करके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग स्कूल में जब हमको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट होते हैं। तो तो हर सब्जेक्ट में एक जैसे मार्क नहीं मिलते। किसी में किसी को 99 मिलेगा, किसी को 80 80 मार्क्स मिलेंगे, किसी सब्जेक्ट में 75 मिले होंगे। तो उसका जब एवरेज आता है तो एवरेज क्या आता है? मान लो किसी का एवरेज 95 आ गया, तो वो बताता है कि इसको 95% मार्क्स मिले। उसी तरह जब निफ्टी या सेंसेक्स में जो भी कंपनियां दिन भर में अपना परफॉर्मेंस करती हैं, उस परफॉर्मेंस के ऊपर में निफ्टी का या सेंसेक्स का नंबर चेंज होते रहता है। तो ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि हमारा इंडिया का सेंसेक्स और निफ्टी कहाँ पर है। तो 50 कंपनियां जो निफ्टी में होती हैं और 30 कंपनियां जो टॉप की होती हैं वो सेंसेक्स में होती हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रोज मार्केट बढ़ता है, रोज मार्केट गिरता है। लेकिन हम लोग अगर मार्केट की अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो सेंसेक्स की अगर आप लोग हिस्ट्री अगर देखो तो आपको दिखेगा कि जो 1979 में जो सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 100 नंबर से, आज वो तकरीबन
77,000 के आसपास तक पहुंच गया है सेंसेक्स। और अगर हम लोगों ने उसका अगर ऑल टाइम हाई देखा होगा तो वो 85,000 86,000 के आसपास तक पहुंच गया है। लेकिन ये एक जैसा कभी पहुंचा है क्या? मार्केट में आप लोगों ने हर दिन सुना होगा कि अरे आज मार्केट गिर गया, फिर बढ़ गया, कभी न्यूज में, कभी यूट्यूब चैनल पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी और किसी से सुनते ही होगे आप लोग। तो मार्केट बढ़ने के लिए कुछ कारण होते हैं और मार्केट गिरने के लिए भी बहुत से कारण होते हैं। तो इस पूरी 40 साल की हिस्ट्री में मार्केट ने कई बार ऊपर नीचे का सफर देखा है। हर दिन मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो आप लोग चार्ट में देख पा रहे होंगे कि दो 1992 में ये सेंसेक्स तकरीबन 3,000 के आसपास था। उसके बाद में 94 में 4,000 के ऊपर में चला गया। 2000 में वापस 6,000 के आसपास में आ गया था। 2006 में 11,000 के आसपास पहुंच गया। 2008 में 21,000 पहुंच गया था, लेकिन वापस से वो डाउन आ गया था। तो यहाँ पे वापस से सेंसेक्स जो 21,000 से नीचे गिर करके 8,000 के आसपास में आ गया था। तो इसके पीछे का रीजन था कि वहाँ पे कुछ लेमन ब्रदर्स क्राइसिस की वजह से ग्लोबल में जो क्राइसिस हुए थे उसकी वजह से मार्केट गिरा था। वापस से 2010 में वो वापस अपने लेवल तक तकरीबन पहुंच गया। फिर 2015 में 26,000 पहुंच गया। अब 2020 की अगर बात करें, जिस साल कोरोना आया था, उस कोरोना आने से पहले सेंसेक्स तकरीबन 42,000 के आसपास में था। लेकिन जब कोरोना आया उसके बाद में वो दो 24-25,000 के आसपास तक पहुंच गया था। तो ये अप डाउन तो हमेशा चलता रहेगा। इसके बाद में भी, इतने सारे वोलाटाइल होने के बाद में भी, इतनी बैड न्यूज होने के बाद में भी मार्केट ने आज अपना परफॉर्मेंस इतने ऊपर तक लेकर आ गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड क्या है करके। तो म्यूचुअल फंड ये जो है, हम लोगों ने देखा है कि अ, आप लोग देखते होंगे कि अ, मान लो कोई एक हाथ कोई कोई बड़ी प्रॉपर्टी है और उसको किसी को अगर खरीदना है, लेकिन अगर मान लो उनके पास में उतना पैसा नहीं है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो लोग मिल करके वो लेते हैं, कभी चार लोग लेकर के इकट्ठा कुछ पैसा जमा करते हैं, कुछ 10 लोग मिल करके भी उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। तो जिसने जितना पैसा दिया है, जिस प्रोपोर्शन में, मान लो एक प्रॉपर्टी की कीमत हम मान के चलते हैं कि भाई 50 लाख थी, तो किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 2 लाख रुपए दिए, किसी ने 10 लाख भी दिए होंगे। बाद में प्रॉपर्टी खरीदी। जब वो सेल करोगे तो जिसने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रोपोर्शन में उनको प्रॉफिट या लॉस होगा। सेम उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी बहुत से लोग इकट्ठा आते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उस इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। तो फंड मैनेजर कौन होते हैं? जो बड़ी बड़ी इंडिया में एएमसीज है। तो एएमसीज बोले तो असेट मैनेजमेंट कंपनी। हम लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने नाम सुने होंगे बड़े बड़े कंपनियों के, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बंधन, कैनरा, निप्पॉन इंडिया, आदित्य बिरला, पराग पारेख, मोतीलाल ओसवाल। ऐसे तकरीबन इंडिया में 50 के आसपास में असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो अंडर द सेबी रेगुलेशन के अंदर में आती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। तो इनके जो फंड मैनेजर होते हैं, एएमसी के जो फंड मैनेजर होते हैं, ये काफी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, फुल प्रोफेशनल होते हैं, और इनकी पूरी टीम होती है। और ये टीम पूरा रिसर्च करती है कि किसका जो भी पैसा आया है, तो उस फंड का जो ऑब्जेक्ट होगा, कम रिस्क लेने वाला होगा, मीडियम रिस्क लेने वाला होगा, ज्यादा रिस्क लेने वाला होगा। तो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी उनका वो सिलेक्शन करते हैं। और आपका पैसा वहां पे वो अलग अलग सिक्योरिटीज में, बॉन्ड में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वहां से फिर वो जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो पास ऑन किए जाते हैं आप लोगों को। तो ये एक पूरा साइकिल चलते रहता है। ये सालों साल सालों साल सालों साल चलता आता है। तो ये जो स्टॉक, जैसे यहाँ पर हमारे को खुद कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं होती है कि भाई मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, फिर उस कंपनी में। नहीं, यहाँ पर जो फंड मैनेजर है और फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज है, वही लोग आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें सिर्फ उनको पैसा देना है और हमारे को वो जो
जिस गोल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस फंड का रिस्क समझ करके, ऑब्जेक्ट समझ करके हमको इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग आगे वो चीज देखने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है? अलग अलग स्टॉक में, बॉन्ड में, गोल्ड में और अदर सिक्योरिटीज में, जहाँ पे वो उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ वहाँ वो लोग को पैसा इकट्ठा करते हैं। तो एक एग्जांपल है कि मान लो कोई 10 फ्रेंड है और हर किसी ने 1,000 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? तकरीबन 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये को इन्वेस्ट करने का काम है उस फंड मैनेजर का, जो कि एक प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर है। वो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा अलग अलग सिक्योरिटीज में, स्टॉक में, और वहां से वो आपको प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट और बना करके देगा। तो शॉर्ट टर्म में जहाँ पे मान लो किसी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और उस कंपनी कुछ के रिजल्ट या ऐसी कोई बात, कोई न्यूज आई है या ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसकी वजह से मार्केट डाउन गया, तो आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कम ज्यादा होते हुए दिखेगा ही। आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड, हमको लगता है कि गोल्ड में कोई रिस्क नहीं है ना? गोल्ड में भी रिस्क होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि 1,85,000 के आसपास तक का गोल्ड का रेट गया था। आज वो तकरीबन 1,43,000 45,000 के आसपास में आ गया है। यानी ऑलमोस्ट 25% से लेकर के 30% भी गोल्ड के दाम अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुके हैं, है ना? देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन वो जीरो हुआ क्या कभी? गोल्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में जब भी उसे बेचने के लिए जाओगे, तो वो जो आपके पास में जितना गोल्ड है और उस दिन का जो मार्केट का रेट है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो आपका पैसा गोल्ड में कभी भी जीरो नहीं होता। हाँ, अगर किसी का कोई चोरी वगैरह हो गया है तो वो तो बात अलग है। लेकिन जब भी आप गोल्ड को लेकर के मार्केट में जाओगे, तो आपको उस दिन का जो रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको वो पैसा मिल जाएगा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, वो मार्केट के हिसाब से रोज ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन जब भी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उसके अगेंस्ट में मिल जाते हैं यूनिट्स। और ये यूनिट्स आपके जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। मान लो आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस दिन जो मार्केट का रेट होगा, तो मार्केट का रेट कहलाता है एनएवी, नेट असेट वैल्यू। उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते हैं। ये जो आपको यूनिट्स मिले हुए हैं, ये आपके फिक्स हो जाते हैं हमेशा के लिए। जब भी आप इसको सेल करने के लिए जाओगे, तो उस दिन जो मार्केट का एनएवी का रेट रहेगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिट्स कितने आपके पास में है, उसके हिसाब से आपका वो वैल्यू बनता है। तो एक अ, हम मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड आपका पैसा एक्चुअली कैसा इन्वेस्ट करता है। तो मान लो किसी ने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है, तो फंड मैनेजर क्या करता है कि एक अपना, जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है उसका एक पोर्टफोलियो बनाता है, उन स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल लिए हैं। ये कंपनी के नाम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इनमें पैसा अभी डालना है करके। तो जैसे मान लो कि अगर एक एग्जांपल, किसी ने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो फंड मैनेजर, जो फंड मैनेजर है, उनका गोल है, और इनका ये गोल है कि भाई इस फंड में आप 3 से 5 साल के लिए पैसा डालते हो। तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट भी करता हूँ, एक एग्जाम्पल। ये एक लार्ज कैप इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जहाँ आप इसे अपने जो फ्यूचर के गोल है, आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जो फंड मैनेजर ने क्या किया, आपने जो भी पैसा दिया, उसको उन्होंने क्या किया, जैसे एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में उन्होंने 7.86% पैसा इन्वेस्टमेंट किया। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में इन्होंने 6.3 पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया। लार्सन एंड टुर्बो में आपका पैसा तकरीबन 5% इन्वेस्टमेंट कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्री में तकरीबन इन्होंने 3.77 पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। टीसीएस में इन्वेस्टमेंट किया, बजाज फाइनेंस में किया, एशियन पेंट में किया, एचयूएल में किया, टाटा कंज्यूमर में किया, सन फार्मा में किया, अल्ट्राटेक सीमेंट में किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा में किया। तो आपका जो पैसा है, फंड मैनेजर तकरीबन 60 से 70 80 कंपनियों में पैसे को डिवाइड करता है। वो किसी भी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एज पर सेबी रेगुलेशन एक कैप दिया हुआ है कि आप पर्टिकुलर किसी भी कंपनी में 5% से ज्यादा या 10% से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए उनको अपने पैसे को अलग अलग कंपनियों में डिवाइड करना पड़ता है। तो कभी कभी 60-70 कंपनियां हो जाती हैं। तो ये कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, आईटी सेक्टर हो सकता है, फार्मा हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है ना? तो इन सबको मिला करके एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि भाई, हम ये भी देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट होती है, आप उसमें देख सकते हो कि भाई इस फंड ने पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो पिछले 1-2 साल में जो लोग अभी पहले से मान लो कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, हो सकता है कि उनका पोर्टफोलियो जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, हो सकता है कि शायद आज वो कुछ कम हो या फिर लेवल में होगा। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मार्केट जहां का वही है। सितंबर 2024 में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था 26,000 के आसपास का निफ्टी का। आज वो 23,000 के आसपास में आ चुका है। तो हमको जब मार्केट वापस परफॉर्म करेगा, तो आपके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न आपको वापस से बढ़े हुए दिखेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई फिर इसका पिछले 5 साल का या 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो आपको दिखता है कि लॉन्ग टर्म में इन सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं, वो फंड मैनेजर आपके लिए जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। तो हर फंड का एक रिस्कोमीटर होता है। उस रिस्कोमीटर में उस फंड का जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसकी रिस्क कम है या ज़्यादा है, ये बताने का काम करता है आपके लिए ये स्कीम का रिस्कोमीटर। तो अगर लो है, तो आपके लिए वो फंड कम रिस्क ले रहा है, बिल्कुल नहीं के बराबर रिस्क ले रहा है। यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट में आपका पैसा बिल्कुल 100% सेफ होता है, वैसे ही कुछ इसमें कैटेगरीज होती है जिसमें ओवरनाइट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, जहाँ पे आपका पैसा सेफ होता है। फिर किसी को मॉडरेट रिस्क लेना है, तो हम लोग लिक्विड फंड के ऊपर में जो शॉर्ट टर्म डेट फंड होते हैं, मीडियम टर्म डेट फंड होते हैं, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देन उसके बाद में कुछ फंड की रिस्क मॉडरेट होती है, जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि इक्विटी और डेट का बैलेंस करके अगर हम लोग चलते हैं, जैसे कि इक्विटी सेविंग स्कीम, वहाँ पे उसका रिस्क मॉडरेटली हाई होता है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी सेक्टोरियल फंड जितने भी आप लोगों ने सुने होंगे, उन सबका रिस्कोमीटर वेरी हाई पर ही होगा। जितने भी आपके इक्विटी फंड है उन सबका रिस्कोमीटर वेरी हाई पर ही होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ। इस रिस्क का मतलब है कि ये, अगर आपने कोई स्मॉल कैप फंड लिया है तो मार्केट गिरता है तो वो ज्यादा रिस्क होता है, उसमें तो ज्यादा गिरेगा। और मार्केट बढ़ गया तो वो ज्यादा बढ़ने की कोशिश भी करता है। तो इंडिया में जो तकरीबन 4 से 5 हजार कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, तो उसमें से जो टॉप 100 कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि जो कंपनियां सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एंड बाकी सब कंपनियां आती हैं, जो तो टॉप 100 कंपनी है उन्हें लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। 101 से लेकर के जो 250 तक कंपनी होती है उन्हें मिड कैप कंपनी कहा जाता है, मिड कैप कैटेगरी कंपनी कहा जाता है। और 251 एंड अबव जितनी भी बची हुई सारी कंपनियां हैं उन्हें स्मॉल कैप कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट है कि आपके लिए ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर यहाँ पर होते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है ना? वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, मैंने पहले ही कहा था। उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। किसी में 2%, किसी में 4%, किसी में 5%, किसी में 8%, किसी में 0.5%, किसी में 0.05%, इतना भी इन्वेस्टमेंट आपका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो वहां पे आपकी रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। देन लिक्विडिटी, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई मैंने आज म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो इसका लॉकिंग तो नहीं है, फिर मैं पैसा डालने के बाद निकाल निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? म्यूचुअल फंड में डाला हुआ पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके के फंड होते हैं, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। और अभी ज्यादातर जो फंड होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। तो ओपन एंडेड का मतलब, आपने आज भी अगर पैसा डाला तो आप उसको कल भी वापस निकाल सकते हो। हाँ, उसमें आपको हो सकता है कि अगर उसमें कंडीशन है कि अगर आपने 1 साल के पहले पैसा निकाला तो आपको तकरीबन 1% एग्जिट लॉस लगेगा। अगर आपने 1 महीने के बाद निकाला तो आपको हो सकता है कि
थोड़ा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो ये एग्जिट लोड लग सकता है। लेकिन आपका पैसा लॉक इन नहीं है, आप वो पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं। लिक्विड फंड, डेट फंड, इनमें तकरीबन एग्जिट लोड होता ही नहीं है। दूसरा, तो यही कहा कि मैंने लिक्विडिटी है, आपने पैसा डाला हुआ, आप इसको कभी भी निकाल सकते हो। अब बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में आज मान लो मैंने अगर 5,000 रुपये डाले, तो अगले बार क्या मुझे जरूरी है कि और पैसा उतना डालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपके ऊपर में है कि आप उसको बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, अ, दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते हो, वो सब आपके ऊपर में है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं कि आपको इतना करना ही है करके। सबसे बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का कि आप छोटे अमाउंट से भी आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इवन 500 रुपये से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। कुछ तो ऐसे है कि फंड जहाँ पर आप 100 रुपये भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे, या इवन गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, तो आप 100 रुपये या 50 रुपये या 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 500 रुपये से भी आप आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे बताया जाता है कि आपको आपका पैसा कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको जो फैक्ट शीट बताई थी, हर कंपनी का बताया था कि रिलायंस में कितना डाला है, टाटा मोटर में कितना डाला है, टाटा कंसल्टेंसी में कितना डाला है, एशियन पेंट में कितना डाला हुआ है। ये बड़ी बड़ी कंपनी में जो मैंने फैक्ट शीट बताई थी, तो आपका पैसा अलग अलग डाइवर्सिफाइड भी हो गया, और ट्रांसपेरेंसी हो गई कि आप आपका पैसा देख सकते हो कि फंड मैनेजर ने कहाँ कहाँ पर डाला हुआ है, इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, आप पूरा हिस्ट्री देख सकते हो, फंड मैनेजर कौन है देख सकते हो। सारी चीजें आपको फैक्ट शीट में मिल जाती हैं। और दूसरा, जो रेगुलेशन बना हुआ है, जो हमारा पे सेबी ने, जो सेबी रेगुलेट करता है इस म्यूचुअल फंड को, तो बहुत ही स्ट्रिक्टली सभी को फॉलो करना पड़ता है। और ये सेबी ने जो भी रेगुलेशन बनाए हैं वो सब क्लाइंट के फेवर में और क्लाइंट्स के बेनिफिट्स को ध्यान में रख करके ही बनाए हुए हैं उन लोगों ने। ये हम लोगों ने देखा कि इसको, जो बड़ी बड़ी अलग अलग मैनेज कंपनी होती है उसको ये करते हैं। तो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी फंड होते हैं, जहां पर आपका पैसा डायरेक्टली उन कंपनियों के फंड मैनेजर स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इक्विटी फंड क्या होते हैं? जो मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। डेट फंड कैटेगरी, जो डेट फंड होते हैं वो अ, जहां पर रिस्क भी कम होता है एज कंपेरेटिवली इक्विटी फंड से। तो डेट फंड क्या करता है कि सामने वाले कंपनियों को वो पैसा, एक एग्जांपल उधार पे देते हैं, यानी लोन के तौर पर वो पैसा दिया जाता है, एक फिक्स अमाउंट पे उनको पैसा दिया जाता है। तो हर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो उन लोगों को एक फिक्स अमाउंट पर, फिक्स परसेंटेज पर म्यूचुअल फंड कंपनी उनको वो पैसा देती है। तो अलग अलग टाइप के पेपर्स होते हैं। तो उन पेपर्स का जब पैसा दिया जब जाता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट उनके लिए फिक्स होता है जिनको उन्होंने दिया हुआ है। तो डेट फंड में आपका पैसा भी वहां से, जैसे जो इंटरेस्ट के हिसाब से इनको पैसा मिलता है, वही हमारे को शेयर किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि भाई एज पर इक्विटी डेट फंड में रिस्क कम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑलमोस्ट एफडी के आसपास के रिटर्न छुट जाते हैं, या 1-2% वहां पे ज्यादा आने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड। इक्विटी और डेट, इन दोनों को कंबाइन मिला करके जो कैटेगरी बनती है कि भाई कुछ पैसा हम लोग इक्विटी में डालेंगे, कुछ पैसा डेट फंड में रखेंगे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि वो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है। उसके बाद में यहाँ पर गोल्ड फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, ईटीएफ होते हैं। इवन अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी को ज्वेलरी खरीद करके कुछ ज्वेलरी बनाना है, ऑर्नामेंट्स बनाना है, तो आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कॉइन खरीदना है, घर में ला करके लॉकर में रखना है, या बैंक पे ले जा करके लॉकर में रखना है, तो उससे बेटर कहीं ज्यादा ऑप्शन आपके लिए होता है गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि गोल्ड, जब आप गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ना मेकिंग चार्ज लगता है और ना ही जीएसटी लगती है। तो वो पैसा आपका बचता है। और जिस हिसाब से मार्केट में गोल्ड का
परफॉर्मेंस या रेट चलता है, सेम उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पर उसका गोल्ड का रेट चलते रहता है। कुछ सेक्टोरियल फंड और थेमेटिक फंड होते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर के रिलेटेड फंड है, फार्मा है, ऑटो सेक्टर है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक है। तो इन कैटेगरी के भी फंड म्यूचुअल फंड में होते हैं। तो हर गोल्स के हिसाब से अपने को अलग अलग फंड आप लोग चुन सकते हो। कुछ इंटरनेशनल फंड भी होते हैं, आप लोगों ने बहुत से इंटरनेशनल फंड के नाम सुने होंगे कि भाई मुझे अगर हमें यूएस के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ के लिए अलग फंड बना हुआ है, चाइना में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए अलग फंड बना हुआ है, जापान में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लिए उसको वो भी फंड बना हुआ है। तो जब भी आपको कुछ म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपको किसी भी एक फंड में ना करें, आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाएं जहाँ पर इक्विटी भी हो, डेट भी हो, हाइब्रिड भी हो, गोल्ड में भी आपका पैसा जाए, कुछ पैसा आपका इंटरनेशनल फंड में भी जा सकता है। तो जब हमने कैटेगरीज देखी कि भाई म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरीज है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। तो ये फंड जो इक्विटी जो फंड होते हैं, जैसे कि ये मैंने हम लोग बात कर ली कि जो इक्विटी फंड होते हैं जो बड़े बड़े कंपनियों में वो लोग आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से ये आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करते हैं। तो ये जब भी आपको कुछ किसी इक्विटी में जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न बनने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो आपको अगर किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे लार्ज कैप कैटेगरी हो गया, मिड कैप कैटेगरी हो गया, तो आपको 5 साल से अधिक का समय अगर आप अगर उसको देते हो तो आपको वो एक आपके गोल को अचीव करने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल या बेनिफिशियल हो सकता है। डेट फंड कैटेगरी, अगर आपके जो भी शॉर्ट टर्म के गोल हैं, 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में, या इवन एक दिन से लेकर के 1 महीने के बीच में की अगर आपके लिए गोल है, तो आप उनके हिसाब से भी जो डेट फंड की जो कैटेगरी होती है, लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाइब्रिड फंड मैंने पहले ही कहा कि जो बैलेंस करता है इक्विटी प्लस डेट को। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है? जैसे म्यूचुअल फंड का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अ, जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। जहाँ पर जैसे हम लोग भी ग्रो लक्ष्मी फिंसर के माध्यम से लोगों का इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग हैं, तो आप हमारे माध्यम से भी कर सकते हो। दूसरा, आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहाँ पर आप खुद अपना अकाउंट ओपन करके आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और तीसरा है कि जो भी म्यूचुअल फंड की जो एएमसीज हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पर भी जाकर के आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको पहले केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, जहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल ये सब लेकर के आपसे केवाईसी कंप्लीट कराई जाती है। फिर और भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन होती है, नॉमिनी की डिटेल हो गई, नॉमिनी का पैन या आधार, एक कुछ तो कुछ हमको देना पड़ेगा। देन खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो, तब जाकर के आपका एक अकाउंट वहाँ पर ओपन होता है। तो आप है ना, दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। एक होता है लमसम, जैसे हम लोग बैंक में जब जाते हैं तो हम लोग बैंक में क्या करते हैं, एफडी करते हैं, 50,000 की, 1 लाख की, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपके पास में XYZ अमाउंट है उसकी करते हो। फिर आप टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हो एफडी के लिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी आपके होता है। तो आप क्या करते हो, लमसम पैसा डालते हो। दूसरा आपके लिए होता है बैंक में ऑप्शन आरडी करने का। आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा वहां पे देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, और एक आपका एक कॉर्पस जमा होता है। तो म्यूचुअल फंड में भी आपके लिए दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक लमसम और दूसरा है SIP। लमसम में हम लोग आगे बात करेंगे, तो हम लोग पहले देखते हैं कि SIP कैसे वर्क करता है म्यूचुअल फंड में। तो जब आप लोग कोई भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस फंड का नाम हम लोग पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है हर महीने इतना। तो पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, XYZ जो भी है, एक फिक्स अमाउंट आपने तय किया था कि मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपके बैंक अकाउंट से उस पर्टिकुलर डेट जो आपने पहले से सिलेक्ट की है, उस डेट को पैसा डेबिट होगा आपके बैंक अकाउंट से, और उस फंड में जाएगा
जो फंड आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से होगा। आपको हर बार या बैंक में बार बार जाने की जरूरत नहीं, चेक देने की जरूरत नहीं, या कोई ऑथेंटिकेट बार बार करने की जरूरत नहीं। आपका ये पैसा हर महीने ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहेगा, जो आपने तय किया हुआ है। चाहे 5,000 आपने किया तो हर महीने 5,000 ही जाएगा। आपने 8,000 किया तो आपका 8,000 ही हर महीने जाएगा। और उस फंड में जाएगा जो पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या सेक्टोरल कोई भी फंड हो। तो उस दिन का जो मार्केट में एनएवी का रेट रहेगा, उस पर्टिकुलर डेट का, तो उस डेट के हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास में जाकर के गोल्ड में एसआईपी करते हैं। तो जिस दिन आप उसको पैसा देते हो, तो उस दिन का जो मार्केट का रेट होता है उसके हिसाब से वो आपके अकाउंट में गोल्ड उतना ग्राम जमा कर लेता है। फिर आप अगले महीने वापस फिर जाते हो, फिर आपकी जो गोल्ड वापस से वो जमा कर लेता है। तो उस दिन जिस दिन आप पैसा दे रहे हो उस दिन का वो रेट आपके लिए लगाता है बराबर। सेम म्यूचुअल फंड में ऐसी होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उस दिन का जो मार्केट का एनएवी, नेट असेट वैल्यू होता है, उसके हिसाब से आपको वो यूनिट्स मिलते हैं। तो ये यूनिट्स आपके अकाउंट में दिखते हैं, आपके स्टेटमेंट में दिखते हैं। जब आपको म्यूचुअल फंड का जब स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट आपको दिखते हैं कि आपने कौन कौन से डेट में कितना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, क्या रेट से कितने यूनिट्स मिले, टोटल कितने यूनिट्स जमा हुए हैं, उसका एनएवी का रेट क्या चल रहा है, फंड का फंड का नाम क्या है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है आपके स्टेटमेंट में। और ये जो आपको जो यूनिट्स मिले हुए हैं, आप इसको कभी भी रिडीम कर सकते हो, कभी भी आप इसको बेच सकते हो। आज आपने एसआईपी शुरू की आपके गोल्स के लिए, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ जरूरत पड़ गई तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। एसआईपी को आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, अपने हिसाब से उसको कम भी कर सकते हो। एक एग्जांपल, मान लो किसी ने 10,000 रुपये महीने की एसआईपी आज शुरू की। 10,000 हो गया, अगले महीने फिर वापस से 10,000 बैंक से डेबिट हो गए, फिर अगले महीने फिर 10,000 डेबिट हो गए। लेकिन उसको 5वें महीने में लगता है यार मेरे से ये पैसा मैनेज नहीं हो रहा, मुझे 10,000 की जगह इसको 7,000 करना, वो कर सकता है, 5,000 करना कर सकता है। उसको लगता है यार मेरी सैलरी भी बढ़ गई है, मुझे म्यूचुअल फंड थोड़ा और अच्छे से समझ में आ गया, तो 10,000 की वो 12,000 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। उनको लगता है कि भाई मुझे ये पैसे जो ऐसे भी चल रही हो तो ठीक है, हर महीने 10-10 हज़ार की, लेकिन मुझे अगर इसमें एडिशनल कुछ और टॉपअप करना है तो क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। अगर उसको लगता है कि भाई जो मैंने पैसा जमा किया हुआ है इसमें से कुछ पैसा मुझे निकालना है, कभी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो पैसा लॉकिंग कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ लॉकिंग एक ही फंड में होता है, ईएलएसएस स्कीम, इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम, जहां पर आपको अंडर सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है, जहां पर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक होता है। बाकी सारे फंड जो आपके ये ओपन एंडेड होते हैं, जहां पर आपका कोई भी लॉक इन नहीं होता है। तो एसआईपी भी आप कर सकते हो और लमसम पैसा भी डाल सकते हो। तो मैंने यही कहा कि एसआईपी आपके हर महीने में एक अकाउंट से आपका पैसा ऑटो डेबिट होगा। फिर जो फंड मैनेजर है उस फंड को जो मैनेज कर रहा है उसको पैसा वो बराबर उस पोर्टफोलियो में चला जाएगा। तो एसआईपी से आपको एक, हम लोग ये कहते हैं कि भाई कई लोग कहते हैं कि मेरे पास में ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो आपको मंथली सैलरी आ रही है उसमें का आपको कम से कम एवरेज, एक फाइनेंस का रूल है 40-30-30। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट तो अब करना है लेकिन मुझे कितना करना चाहिए। तो उसके लिए एक रूल है कि भाई आपको कम से कम आपकी जो मंथली इनकम है उसका कम से कम 20 से 30% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आप वो म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, गोल्ड में डाल सकते हो, प्रॉपर्टी में डाल सकते हो, पीपीएफ में डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 20 से 30% आपको आपके जो फ्यूचर के जो गोल है उसके लिए आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एसआईपी का बेनिफिट्स क्या है कि भाई आपका वो हर महीने ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कटते रहता है, तो हमारे को कोई टेंशन होती नहीं है, डिसिप्लिन वे में वो इन्वेस्टमेंट होते रहता है ना। तो ये ज्यादातर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है एसआईपी करना, जो जिनको रेगुलर इनकम आती है, रेगुलर सैलरी आती है, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जैसे जैसे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, तो आपका कॉर्पस भी फ्यूचर में वो उस हिसाब से वो बढ़ता बढ़ता जाएगा फिर, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉर्पस आपका ये इस हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये बढ़ते बढ़ते रहेगा। और दूसरा है लमसम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो मैंने कहा, ये उन लोगों के लिए है, ऐसे कुछ बिजनेसमैन हैं जिनके पास में सीजनल
बेसिस पे उनका बिजनेस चलता है और तब उनके पास में अच्छा खासा कुछ पैसा आता है, तो वो उन लोगों के पास में उन्होंने लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, मान लो वन टाइम कोई भी इन्वेस्टमेंट आ गया तो आज ही पूरा पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया जो फ्यूचर के हिसाब से। तो जब आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी के थ्रू, तो आपको जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते जाते हैं। लेकिन जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यूनिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो फ्यूचर के हिसाब से आपके लिए जो गोल्स होते हैं वो होते हैं, उनको ध्यान में रख करके ही आपको इन्वेस्टमेंट लमसम या एसआईपी करना है। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में पैसा किस हिसाब से आ रहा है। फिर लमसम आया हुआ है तो उसको किस हिसाब से कौन कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना, यह आपको पूरा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तब जाकर के आपको उस पैसे को अलग अलग, हम लोग कहते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ गोल्ड में, कुछ डेट फंड में, कुछ बैंक सेविंग अकाउंट में भी रखे। तो एक पोर्टफोलियो आपको बनाना जरूरी रहेगा। तो एसआईपी का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, यानी आप लोगों ने देखा, मैंने पहले ही बताया कि मार्केट है ना, हर बार या हर दिन ऊपर नीचे होते रहता है, मार्केट वोलाटाइल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट में जो सेंसेक्स 100 से शुरू हुआ था, आज वो जाकर के 86,000 एंड अबव उसने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने, एक एग्जांपल के लिए मान लो, जब आप कभी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उस समय मार्केट हाई पर था, मान लो, तो आपने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए और उस दिन आपको एनएवी का रेट जो भी था तो आपको वहां पे 10 यूनिट्स मिल गए। कुछ अगले महीने में मार्केट डाउन चला गया तो आपको वहां पे 12 यूनिट्स मिल गए। तीसरे महीने में मार्केट और ज्यादा डाउन चला गया तो आपको वहां पे मान के चलो 15 यूनिट्स मिल गए। फिर वापस से ऊपर आया तो आपको फिर 1,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपको तेरह तेरह ही यूनिट्स मिले। फिर आपने अगले महीने में वापस इन्वेस्टमेंट किया, आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होते रह रहा है, हर बार आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो रहा है। उस आवाज समय, आवाज कट रही है आपकी आवाज। अच्छा एक मिनट। इथे की मेटकरले बनवायचं आहे म्हणते काय? फार हो म्हणे म्हणूनच हाँ, तो जैसे हर महीने आपके अकाउंट से जो पैसा डेबिट हो रहा है तो मार्केट उस दिन का जो एनएवी का रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको यूनिट्स दे रहा है। तो ये यूनिट्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपने ये जो टोटल 10 महीने आपने इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी 8 महीने इन्वेस्टमेंट किया, तो टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 8,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया। टोटल आपको यूनिट्स कितने मिल गए? 100। कभी कम मिले, कभी ज्यादा मिले, कभी कम मिले, वापस से कभी ज्यादा मिले, है ना, ये यहाँ पे ज्यादा मिले। जब मार्केट जब डाउन जाता है तो हमारा एक बेनिफिट और होता है, जब मार्केट जब डाउन जाएगा ना तब आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो हमें ये घबराने की जरूरत नहीं। जैसे आप, मैंने वही कहा कि जब आप गोल्ड में एसआईपी करते हो, आपने पिछले जनवरी में अगर आपका जो एसआईपी का अमाउंट गया होगा गोल्ड में, आपको वहाँ पे गोल्ड कम मिला होगा। लेकिन आपका इस महीने अगर कोई इंस्टॉलमेंट गया होगा तो आपको गोल्ड ज्यादा मिला होगा। सेम म्यूचुअल फंड में ऐसे ही होता है। तो आपको जब मार्केट जब नीचे गिरता तो वो बेनिफिट्स होता है कि आपको वहाँ पर यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं, और हमें अभी सबसे ज्यादा यूनिट्स जमा करना है। तो यहाँ पे जो एवरेज जो कॉस्ट हो गया वो 80 रुपये का यहाँ पे हमको दिख रहा है। अच्छा, आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में एस लिख करके टाइप करके भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सही में एक्टिव हो करके। जी जी आ रहा है, समझ आ रहा यस यस यस। राज, यश, अंतरा, गुड, वेरी गुड। वैष्णवी, यश, मीना जी, दर्शना, गुड गुड गुड, है। आ वेरी रहा है, गुड। सब समझ आ रहा है, यस सही यस। बात। तो ये देखो, अभी मैं वापस से एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको, कुछ एग्जांपल मेरे शायद हो सकता है कि रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मेरी ये कोशिश है, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल को रिपीट रिपीट लिया हुआ है। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसआईपी का वापस से लिया हुआ है कि अगर एक एग्जांपल है, 10,000 रुपये कोई हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर महीने, पहले महीने में किया, दूसरे महीने में 10,000 किया, तीसरे महीने में, लेकिन पहले महीने में मान लो एनएवी का रेट 20 रुपये था और उस महीने में 10,000 इन्वेस्टमेंट गया, तो 10,000 डिवाइडेड बाय मैं 20 करूंगा
तो आपको 500 यूनिट्स मिलते हैं। अगले महीने में एनएवी का रेट कम हो गया, यानी मार्केट डाउन हो गया, 18 रुपये रेट आ गया, आपका वापस से 10,000 इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपने एसआईपी की है, तो आपका फिक्स अमाउंट हर महीने डेबिट होता रहेगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय मैं जब 18 करता हूँ तो आंसर आता है 555। तो आपको 555 यानी तकरीबन आपको यहाँ पे 55 यूनिट ज्यादा मिल गए। तो आपको मार्केट गिरने से घबराना नहीं है, आपको यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं। तीसरे महीने में 16 रुपए का रेट हो गया, तो आपको 625 यूनिट मिले। चौथे महीने में 14 रुपए का रेट हो गया, तो आपको 714 मिले। पांचवें महीने में तो एकदम 12 ही रुपए रेट आ गया, आपको देखो 833 यूनिट्स मिले। पहले महीने में 500, दूसरे पांचवें महीने में आपको 833, यानी 333 यूनिट्स आपको ज्यादा मिले। तो मार्केट गिरने का बेनिफिट ये होता है, एसआईपी करने का बेनिफिट ये होता है कि जब मार्केट गिरेगा तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे। और मार्केट हमेशा गिरता ही नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा भी। तो जब बढ़ेगा तो आपको कॉस्ट आपका एवरेज हो जाएगा। आप देखो 90 महीने में वापस रेट उसका 22 रुपये आ गया, आपको वापस मान के चलो, तो आपको यहाँ पे फिर अब 454 ही यूनिट्स मिले। जो पहले महीने में आपको 500 मिले थे, लेकिन 90 महीने में आपको 454 ही मिले। तो टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? 90,000। 9 महीने का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मान लो आपने मान लो आपने ये जो भी किया हुआ है, 9 महीने में तो 90,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, और आपने टोटल यूनिट कितने परचेज कर लिए पूरे ये 9 महीने में? आपने 500, 555, 625 से सबका टोटल करोगे तो आपको दिखेगा कि आपने 5,464 यूनिट्स आपने जमा कर लिए। अब ये इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? 5,464 इंटू, मेरे पास में आखिरी दिन का रेट क्या था? 22 रुपए। यहाँ पे मैंने नीचे करके दिखाया है। आपने 90,000 इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में 5,464 यूनिट आपको मिले। एवरेज कॉस्ट आपको 16 रुपये पड़ा, लेकिन एंडिंग एनएवी क्या था? 22 रुपये। तो 22 इंटू 5,464 करूंगा मैं, तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू रहेगी 1,20,000। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या हुआ आपको? जब जब मार्केट गिरा तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिले। 22 रुपए के रेट होने से 1,22,000 वैल्यू हो गई, 90,000 इन्वेस्टेड की वैल्यू 1,22,000 हो गई। लेकिन अगर यही पैसा अगर मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता तो क्या होता, ये भी हमको देखना जरूरी है। मान के चलो कि अगर मैं पहले महीने में मेरे पास में लमसम अमाउंट अगर होता, ये 90,000 अगर मेरे पास में होता, तो उस दिन का रेट क्या था? 20 रुपए। तो 90,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 20 करूंगा, तो आपको 4,500 यूनिट्स मिलते हैं, बराबर। ये 4,500 यूनिट्स आज वापस इस चीज को खरीदे हुए 9 महीने हो गए, 9 महीने पहले अगर आपने खरीदा है, और 22 रुपए का रेट आज 22 रुपए हो गया है, तो ये जो 4,500 यूनिट्स है, और एवरेज अभी एंडिंग रेट है 22 रुपए, तो 4,500 इंटू 22 करूंगा मैं, तो आपका आंसर आता है 99,000। तो आपके फंड की जो वैल्यू है 90,000 से बढ़ करके ये 99,000 हो गई। तो आपके पास में अगर लमसम पैसा है, तो आपने वो इन्वेस्टमेंट किया, तो आपकी वैल्यू 99 हो गई। लेकिन अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यार मेरे को तो एसआईपी करने से ज्यादा बेनिफिट हो गया, लमसम में मुझे नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में ये पैसा अगर इस 12 रुपए वाले रेट पे अगर जाता था, तो और आज 22 रुपए का रेट होता था, तो तकरीबन तो वैल्यू फिर 1.5 लाख के ऊपर चल जाती थी, बराबर। तो मार्केट आपको कई बार अपॉर्चुनिटी देता है लमसम पैसा डालने के लिए भी, डेट फंड से दूसरे फंड में स्विच करने के लिए भी। तो अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा अगर लेते हैं, तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे और भी बन सकते हैं। तो इसमें है ना एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है ना। तो वो कैसे मिलता है, हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल है। हम 15% की रिटर्न कभी भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल को समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि मान लो अगर कोई 15,000 रुपये महीना 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, और उसे कहीं 15% का इंटरेस्ट या रिटर्न मिलते हैं, तो वैल्यू बनता है 1 करोड़। 15,000 रुपये महीना 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, और 15% का अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो वैल्यू ऑलमोस्ट बनती है 1 करोड़। अब मेरा सवाल ये है
यही 15,000 रुपये महीना, मैं यहाँ पे 15 साल के बजाय अब इसको मैंने सिर्फ क्या कर दिया, 30 साल कर दिया। टाइम पीरियड मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, डबल कर दिया। और 15,000 रुपये मैं भर रहा हूँ, 15 साल, 15 साल के बजाय 30 साल कर दिया। और इंटरेस्ट रेट को भी मैंने वही कंसिडर किया जो पहले किया था। तो कोई बताएगा कि 30 साल के बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आपको अगर एक नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आप बता पाओ तो। कितना हो सकता है एक अमाउंट, बताइए। एक अंदाज बताओ, ऐसा कोई परफेक्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बताइए बताइए। शीतल राउत जी बोल रहे हैं कि 2.5 करोड़। ओम मोहोड़ 2 करोड़। गुड। तो ये आपका अमाउंट बनता है 10 करोड़। जी हाँ, 10 करोड़। हमको लगता है कि भाई मैंने सिर्फ टाइम पीरियड ही तो बढ़ाया ना, लेकिन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो जिस हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे जो एक होता है नॉर्मल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग आपको कहीं के कहीं पहुंचा पहुंचा सकती है। वापस से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हुए। मान के चलो कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगले 30 साल के लिए। अगले 30 साल के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5,000 रुपये महीना, मान के चलो कि दो ऐसे व्यक्ति हैं, राम राम और श्याम। 30 साल पहले एक साथ, उन्होंने 30 साल पहले उन्होंने अपना करियर साथ में शुरू किया था, बचपन से साथ में हैं, एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ दोनों ने एक ही जगह जॉब शुरू किया, दोनों की पोस्ट भी एक ही थी, और रिटायर्ड हुए तब भी दोनों की पोस्ट एक ही थी, यानी दोनों की इनकम एक जैसी थी। लेकिन एक ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था मान लो पीपीएफ में, तो पीपीएफ का आज एवरेज रेट है तकरीबन 8% के आसपास में आता है एवरेज, अगर पिछले 30 साल की मैं बात करूँ तो मान लो 30 साल का एवरेज रिटर्न कितना, तो जो टोटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 18 लाख। 18 लाख पूरे 30 साल में इन्वेस्टमेंट किया। और उस पीपीएफ की वैल्यू आज मान के चलो तकरीबन 8% का अगर मैंने कंपाउंडिंग पकड़ा, तो 70,88,000 उसकी वैल्यू बनती। लेकिन वही अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में या कोई ईएलएसएस स्कीम में या और कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा जहां पर 12% के अगर रिटर्न छूटे होंगे, तो वो वैल्यू बनती है 1,54,00,000 रुपए की। वही जो एक दोस्त जिसके पास में रिटायरमेंट के समय 70 लाख है, और वही जो दूसरा दोस्त जिसने स्मार्टली इन्वेस्टमेंट को समझा, रिस्क को समझा, और बाद में फिर अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो वो वैल्यू बनी है 1,54,00,000। यानी तकरीबन तकरीबन डबल के आसपास से भी अमाउंट ये ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हर चीज को पहले समझो और फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करो। यही मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 8% से आपकी वैल्यू बनती है 70 लाख, और 12% से बनती है 1,54,00,000। तो सोचो जब फ्यूचर में भी इसी तरह का अगर जब डिफरेंस आएगा, तो वैल्यू करोड़ों में चेंज होगी। पहले 5,000 रुपये लोग जब इन्वेस्टमेंट करते थे तो अपनी इनकम के हिसाब से करते थे। आज 5,000 का किसी कई लोगों को 50,000 रुपये भी पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना यानी आसान हो गया है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, बहुत से लोग आज उनकी इनकम जिस हिसाब से बढ़ी है वो तो कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो वैल्यू जो बनेगी तो उस प्रोपोर्शन में वो चेंज भी होगी। तो हमको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ध्यान हमेशा रखना है। लेकिन तो आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा। तो उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा, द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कहा हुआ है। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज को यानी इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जिसने समझा उसने बहुत कमाया, और जिसने नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है।
तो मार्केट है ना हमेशा वोलेटाइल तो होता ही है। हम लोग ये कहते हैं कि करेक्शन इज टेम्पररी लेकिन ग्रोथ इज परमानेंट, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यही बताया कि कोरोना के समय सेंसेक्स 42,000 के ऊपर में चला गया था, बाद में वो गिर करके 27,000 आ गया, आज वापस से बढ़ करके वो 77,000 के ऊपर में चला गया है। तो करेक्शन कुछ समय के लिए आता है। यूक्रेन रशिया वॉर 2022 में हुआ था, तब भी मार्केट डाउन गया, फिर वापस मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। फिर अभी वो ईरान इजराइल वॉर हुआ, अमेरिका वॉर हुआ, उसमें भी मार्केट डाउन गया। तो कुछ समय के बाद में वापस से मार्केट अपने ग्रोथ पर वापस लौटेगा ही लौटेगा। तो बहुत से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड, ये हम लोग मैथ्स वर्सेस फैक्ट्स की बात करेंगे, कि बहुत से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड एक गैम्बलिंग है। तो बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड सही में ये मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, जहां पर आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है और उन कंपनियों के परफॉर्मेंस के ऊपर में आपके रिटर्न्स बनते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 1 लाख रुपए तो भी चाहिए, 5 लाख रुपए तो भी चाहिए, 5,000 रुपये तो भी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप आपका इन्वेस्टमेंट 100-500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। किसी को लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड तो सिर्फ ये बड़े बड़े हुए लोगों का ही काम है या जो एक्सपर्ट है उन लोगों का काम है। बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड ये आपको, आपके लिए यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा वो मैनेज करते हैं। आपको सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट तय करना है कि मुझे किस गोल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस गोल को ध्यान में रखते हुए उस ऑब्जेक्ट को मैच करोगे तो आपका पैसा फ्यूचर के लिए अच्छा बनता है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, म्यूचुअल फंड के रिटर्न गारंटेड नहीं है। ये डिपेंड करते हैं कि मार्केट किस हिसाब से परफॉर्मेंस करता है करके, है ना। तो हर कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर में पूरा मार्केट डिपेंड करता है। तो एक सवाल आता है लोगों के मन में कि या हम लोग भी जब किसी को बोलते हैं, आप लोग और थोड़ी देर बने रहिए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभी और 15 मिनट के अंदर में हम लोग ये क्लोज करेंगे। आखिरी कुछ स्लाइड बची हुई है और जो भी सवाल होंगे हम उनके यहाँ पे आंसर देके जाएंगे। और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाए या कुछ ऐसी बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाए जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन और भी अच्छे से ले सकते हो। तो हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी जिस हिसाब से वर्क कर रही है, तो हमको भी उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से लेकर के दूसरे स्टेट में जाने के लिए बड़े बड़े हाईवेज और ये सब चीजें बन रहे हैं। तो जब ये हाईवे जब जब बनता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको क्या कौन कौन सी चीज का मटेरियल लग रहा होगा? इस हाईवे को बनाने के लिए सीमेंट लग रहा होगा। हो सकता है कि वो अल्ट्राटेक हो या अंबुजा हो या जेके सीमेंट हो या ओरिएंट सीमेंट हो। रोड को बनाने के लिए स्टील लग रहा है, चाहे फिर वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो या और भी कोई हो। उस रोड को बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स जो गाड़ियां यूज कर रहे हैं, तो वो किसी टाटा मोटर की हो सकती है, वो अशोक लेलैंड की हो सकती है। इस गाड़ी के अंदर में गाड़ी को चलाने के लिए भी डीजल या पेट्रोल लग रहा है, तो ओएनजीसी का होगा या एचपीसीएल का होगा। इस गाड़ियों में जो टायर्स लगे हैं वो शायद हो सकता है कि एमआरएफ के होंगे या अपोलो के होंगे या कोई भी होंगे। यानी पूरा स्ट्रक्चर, जब भी ये जब चीजें बनती हैं तो ये बड़े बड़े कंपनियों को ऑर्डर्स मिलते हैं। जब बड़े बड़े कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं तो उनकी जब ग्रोथ होती है तो उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अगर उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको भी उसका प्रोपोर्शनली बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए आपके लिए एक ऑप्शन माध्यम क्या है? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली आपके लिए इन बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। एक एग्जांपल कार। अब कार में भी जब कार सिर्फ कार बनाने के लिए सिर्फ लोहा या टायर ना लगे नहीं लगे होगे ना, उसमें लाइट्स भी लगा हुआ है। तो हो सकता है कि फिलिप्स कंपनी का लाइट हो। जो इसमें पेंट लगा हुआ है, कार भी अलग अलग कलर की आती है, तो उसमें एशियन पेंट लगा होगा या बर्गर पेंट लगा होगा। तो उन कंपनियों को डिमांड और मिलती है कि भाई हमारे को भी
इस कंपनियों को ऑर्डर मिला है तो उनके शेयर्स के रेट फिर बढ़ जाते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स बनने के लिए भी वापस से मटेरियल लगता है, सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, पेंट लगता है, प्लाईवुड लगता है, फर्नीचर बनाने के लिए घर में एसी लगेगा, फ्रिज, एसी लगा होगा, मान लो पैनासोनिक का लगा होगा या फिर ब्लू स्टार का लगा होगा, तो ये सब कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है ना। तो इन कंपनियों की ग्रोथ तो हो ही रही है क्योंकि हम उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है। दुनिया उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर मैं उनके प्रोडक्ट या उनके बिजनेस में अगर मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर अगर रहा हूं तो आपके पोर्टफोलियो की भी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। एक एक मिनट। तो आपके जो फ्यूचर के जो भी गोल्स है, चाहे आपको खुद का घर खरीदना है, बड़ा बंगला बनाने का है, कहीं फॉरेन टूर पर अगर आपको जाने का है, खुद के लिए गाड़ी खरीदना है, बच्चों का एजुकेशन करवाना है, हर हर किसी का एक सपना होता है कि अ, उनके बच्चे एक अच्छे कॉलेजेस में पढ़े, अच्छा एजुकेशन ले। हर कोई चाहता है कि खुद का जो रिटायरमेंट है वो बहुत एक लग्जरियस और लैविश रिटायरमेंट होना चाहिए। कहीं टूर पर भी अगर जाना है तो वो वर्ल्ड टूर करना चाहेगा, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी मॉरिशस। तो हर कोई चाहता है कि ये सब चीजें करना। लेकिन ये कब करेगा? अगर उन्होंने पहले से प्लान किया होगा, और प्लान किया होगा तभी जाकर के वो सब चीजें अचीव कर सकता है। अगर आपने प्लान किया है कि भाई मुझे होंडा सिटी खरीदना है, तो आप उसके लिए उतना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपने आपको आपका सपना होगा कि भाई मुझे BMW खरीदना है, तो आपको उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको आपकी इनकम, गोल और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए आपको इन सब चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्मोकिंग करना ये सेहत के लिए हानिकारक है ना। लेकिन जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है उसको पहले से पता है कि भाई ये स्मोक करने से मुझे फ्यूचर में दिक्कतें जा सकती है, उसको पहले से पता है। तो जो व्यक्ति मान लो कि 20 साल से स्मोक करते आ रहा है और आज वो डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसके फेफड़े में प्रॉब्लम आ गया है, और डॉक्टर के पास में जाता है और बोलता है कि सर मुझे चेक करिए, मुझे अभी कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो पता चलता है कि उनके फेफड़े खराब हो चुके हैं। वो बोलता है कि भाई डॉक्टर, उसको बोलता है कि भाई अब तुमने जो ये इतने साल से जो स्मोक करते आ रहे हो, जिसके वजह से आपके ये फेफड़ों में प्रॉब्लम आया हुआ है, लंग्स में प्रॉब्लम आया हुआ है, तो अब आप ऊपर जाने की तैयारी कर लो, है ना। ये अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तो क्या डॉक्टर को बोलेगा कि डॉक्टर साहब अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये स्मोकिंग कभी नहीं करता? क्या ये बोलेगा कभी? बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पहले से पता था। उसी तरह जब फ्यूचर में या या हम लोग पास्ट की बात करेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड को आने के लिए तो 30 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है। मार्केट की हिस्ट्री देखें तो 40 साल की अगर हो गई है। क्या आप हम फ्यूचर में भी ये बोल पाएंगे कि अगर यार मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में पता रहता या मुझे अगर ऐसे रिस्क के बारे में पता रहता तो मैं जरूर इन्वेस्टमेंट करता, ये बाकी जगह तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने में मुझे आज कुछ मिला ही नहीं है। तो ऐसा ना हो। अगर आप उस चीज को समझो, रिस्क को समझो और इन्वेस्टमेंट करो। हर मोटे व्यक्ति को पता होता है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तभी वो हेल्थ को मेंटेन रखता है। उसी तरह आप लोगों को भी ये पता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
कितना खर्चा करना चाहिए, अननेसेसरी खर्चा क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब पता होने के बाद में भी हम लोग और अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो शायद फ्यूचर में हर किसी को वो दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो टाइम इन द मार्केट तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो कि मार्केट गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, बढ़ेगा तब मैं निकल जाऊंगा। नहीं, आपको डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना है, और आपके गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वॉरेन बफेट ने कहा है कि भाई जित अगर मैं पूछूं कि वॉरेन बफेट आज अ, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक नाम उनका भी है, क्योंकि वो बड़े 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 इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर के तौर पे उनका नाम लिया जाता है कि वो रिचेस्ट पर्सन है करके। और इतना ज्यादा पैसा उनके पास में क्यों है? क्योंकि वो इतने साल तक क्या जिंदा है, 11 साल की उम्र से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, और आज उनकी एज तकरीबन 93 94 के आसपास में पहुंच चुकी है। तो इनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए समय बहुत ज्यादा मिला। हम लोगों ने देखा ना कि 30 साल में वैल्यू 70 लाख से लेकर के 1 करोड़ 54 लाख तक के पहुंच गई थी। तो इनके पास में तो इन्वेस्टमेंट ये 80 साल का कंपाउंडिंग करते आ रहे हैं, 80 साल से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो इसलिए ये आज इतने बड़े रिचेस्ट पर्सन बने हुए हैं ये। तो पहला रोल उन्होंने कहा है वॉरेन बफेट ने कि आपका पैसा ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट मत करो कि जहां पर वो जीरो हो सकता है। आपका पैसा यानी डूबना नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करो। और दूसरा रूल उन्होंने बताया कि भाई पहले रूल को ही फॉलो करो करके, पहले पहले रूल को भूलो मत करके। तो आपको भी जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हर चीज को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको आपके जो गोल्स है उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि मुझे कार खरीदने के, क्योंकि गोल्स तो बहुत है। तो कार के लिए आप कार खरीदना है आज से 5 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, उसके लिए मुझे जो डाउन पेमेंट जमा करना है, आप उसके लिए एक अलग से एसआईपी करो। बच्चे आज से 15 साल के बाद में या 10 साल के बाद में हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी है, उसके लिए मैं आज से एसआईपी करो। मुझे रिटायरमेंट के लिए एक एसआईपी करनी चाहिए, मुझे घर खरीदना है उसके लिए एसआईपी अलग से करनी चाहिए। तो हर गोल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आपको रिस्क, आपका रिस्क प्रोफाइल आपको खुद समझना चाहिए कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे रिस्क नहीं, कम से कम लेना है। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट हो तो मैं रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। फिर प्रॉपर फंड सिलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ये सब चीज़ें हो गई तो फिर आपको आपका ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है आपको उसको कम से कम रेगुलरली ट्रैक करते रहो, पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहो, रिव्यू करते रहो। हर 6 महीने से लेकर के 12 महीने में एक आध बार तो भी आपको रिव्यू करना चाहिए। और आपको इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अब मार्केट गिर गया या वॉर हो रहा है तो मुझे यहाँ पे अभी अपना इन्वेस्टमेंट रोक दूँ। ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन लोगों ने गलती की है आप उनको पूछना कितना वो लोग उनको फिर बाद में पछतावा हुआ है। तो आपके पास में जो ऑप्शन है, अगर आपके पास में रेगुलर इनकम आ रही है तो आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास में लमसम पैसा है तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये इसमें का एक और ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि जितने देर से आप शुरू करोगे उतना आपको वैल्यू कम बनता है। यहाँ पे मान लो 3 लोगों का एक एग्जांपल लिया हुआ है। जो एट द एज ऑफ 25 की एज में चालू करता है, मान लो 5,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करता है, और वो चाहता है कि ये तीनों भी जो लोग हैं, 3 लोगों का एग्जाम्पल है, तीनों लोग चाहते हैं कि वो 55वें साल में रिटायर्ड हो, ये 55वें साल में रिटायर्ड हो। तो 5,000 रुपये महीने से एसआईपी शुरू करता है जिसका एज 25 साल है, जिसका नाम राज हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो वो अपने लिए 1 करोड़ 73 लाख का कॉर्पस बनाता है अगले 30 साल में। वहीं 30 साल में नहीं, एट द एज ऑफ उसके 55 में, 30 ही साल। उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति है तीर्थ, जो जिसकी एज, अब वो बोलता है कि भाई मैं तो पहले 5 साल पहले खुद एंजॉय करूंगा, लाइफ जीऊंगा, और बाद में फिर मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। तो तीनों की आज एक है, लेकिन तीर्थ बोलता है कि मैं अभी 5 साल के बाद में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा जब वो 30 साल का हो जाएगा। वो भी चाहता है कि 55 साल में रिटायर्ड होना, लेकिन जब वो रिटायर्ड होगा 55 साल में, 25 साल के बाद में, तो वो सिर्फ 95 लाख ही
कॉर्पस जमा कर पाएगा। और तीसरा जो जहान है, वो बोलता है कि भाई मुझे तो अभी और बाकी और मेरे ऊपर में लाइबिलिटीज है, मुझे तो अभी और लाइफ जीना है, मैं तो अभी और एंजॉय करूंगा, मैं 10 साल के बाद में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। तो अपना वो इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 35 में शुरू करता है, और 55वें साल में वो अगर वो रिटायर्ड होता है तो वो 52 लाख रुपए का ही कॉर्पस बना पाता है। और एक आप लोगों को मैं एक ये स्टोरी, छोटी सी स्टोरी, 1 आध मिनट की है ये, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर आप इस स्टोरी को समझोगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं अगर जूम करूँ तो, तो इस स्टोरी को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अच्छे से आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। हाँ। आवाज है ना? आवाज नहीं आ रहा। ओके। हम्म। नहीं नहीं, ये था का आवाज नहीं था। आवाज नहीं आ रहा आप लोगों को? नो साउंड, अच्छा। हाँ। 1 मिनट। एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब थी कि घर में खाने के लिए पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद की फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न था
और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें, हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा, सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले दाने में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक 5,24,288। हो हो ठीक है। इसमें शायद साउंड का कुछ इशू आ रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि जब 12वें खाने में जब चेस के उस बोर्ड में जब चावल रखने की बारी आई, तो पूरे शहर का जितना भी अनाज था वो लाने के बाद में भी वो कम पड़ रहा था। जब आखिरी खाने तक की बात आई तो पूरी दुनिया में इतने चावल के दाने नहीं थे। अगर आप उस आखिरी खाने में यानी 64वें खाने में अगर चावल के दाने रखने जाओ, तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है करके। तो आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि हम ये कहते हैं कि जो यंगस्टर है उन्होंने अपने भविष्य के लिए एसआईपी करनी चाहिए। और जो रिटायर्ड हो गए हैं या जिन लोगों को मंथली रिक्वायरमेंट है, उन लोगों को एसडब्ल्यूपी का आनंद लेना चाहिए। तो आप एसडब्ल्यूपी का आनंद कब ले पाओगे? जब आपने एसआईपी के थ्रू या लमसम इन्वेस्टमेंट करके आपने जो बड़ा कॉर्पस बनाया हुआ है, उस कॉर्पस का आप भविष्य में आनंद ले पाओ एसडब्ल्यूपी के माध्यम से। तो हम लोग कहते हैं कि जो जैसे कभी भी हमको जब किसी हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए कौन है? डॉक्टर है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कभी भी कोई दिक्कत आती है। अगर आपको टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी काम रहता है, तो आप प्रोफेशनल सीए के पास में जाते हो, जहां पर वो आपको टैक्स बचाने की कोशिश करता है। अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाना है, घर में इंटीरियर करना है, तो आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास में जाते हो। उसी तरह अगर आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, आप लोगों को उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा कि आपको डूज एंड डोंट्स इसके ऊपर में फोकस करें। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना हमेशा जारी रखें। आपने एसआईपी शुरू की है तो उसे बंद कभी भी ना करें उसको। और हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप उसको अपने हिसाब से बढ़ाएं। नॉर्मली आपको कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल कम से कम 10% से मिनिमम तो बढ़ानी चाहिए। यानी हम लोग कहते हैं जैसे स्टेप अप एसआईपी। तो आप स्टेप अप एसआईपी करो।
देन स्टे इन्वेस्टेड, रेगुलर आप इन्वेस्टेड रहो। हर 6 महीने से लेकर के 12 महीने में आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो और आपके गोल्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो। एसआईपी को रोको मत कभी। मार्केट में बहुत सारी न्यूज आती रहती है, क्रूड ऑयल बढ़ गया, ट्रम्प ने कुछ और कह दिया या और किसी ने कुछ कह दिया। तो उन सब चीजों को अवॉइड करते हुए आपको आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते रहना है और ध्यान रखना है। सो रोज रोज एनवी मत चेक करो। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट को, उसको बार बार देखो मत, हम यही कहेंगे, है ना। तो तभी जाकर के आपका वो पैसा बनता है। तो कॉमन क्वेश्चन लोगों के होते हैं कि हमने ये सब चीज़ें की लिए बात की, आज हमने जो म्यूचुअल फंड की एबीसीडी की हम बात कर रहे थे, तो उसमें म्यूचुअल फंड आपके लिए कैसे सेफ है ये हम सब ने बात की, एनबी की बात की, एसआईपी के बारे में बात की। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आपका पैसा आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे विड्रॉल कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या लोगों का सवाल होता है कि टैक्स लगता है क्या या नहीं लगता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें ज़रूर लगता है। तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप उसको 1 साल के पहले विड्रॉल करते हो और उसमें जो प्रॉफिट हुआ रहेगा, तो इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। और वहीं अगर आपने 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड है और आपने बाद में जो विड्रॉल करोगे, तो उसके ऊपर में आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आपको हर साल 1,25,000 का एग्जम्पशन दिया हुआ है। यानी आपको उसके ऊपर में जो गेन होगा, 1,25,000 के ऊपर में एग्जम्पशन की लिमिट खत्म होने के बाद में जो गेन होगा, उसी के ऊपर में आपको सिर्फ 12.5% टैक्स पे करना पड़ता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई आई विल ट्रांसफॉर्म माय फाइनेंशियल लाइफ इन नेक्स्ट 1 ईयर। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि आई एम स्टार्टिंग माय एसआईपी दिस मंथ। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि आई विल प्रॉमिस टू गिव मोर टाइम टू माय फाइनेंशियल लाइफ। और कितने ऐसे लोगों को लगता है कि आई विल बी फाइनेंशियल फ्री इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो जिन जिन लोगों को लगता है वो कमेंट्स बॉक्स में यस लिख करके टाइप करके भेजें। वेरी गुड रिचा, प्रणय, गुड गुड, मीना जी, राज, गुड, वेरी गुड। तो आज हम सब लोगों ने इन सब बातों को देखा कि कैसे आप अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे फंड सिलेक्ट करना चाहिए, आपके जो गोल है उनको ध्यान में रख के आपको गोल्स को सिलेक्ट करना चाहिए, और डिसिप्लिन, है ना। तो डिसिप्लिन, जितना आप लॉन्ग टर्म रहोगे, जितना आप डिसिप्लिन इन्वेस्टेड रहोगे, उतने आपके फ्यूचर के गोल्स आप अचीव कर सकते हो। तो अभी जिनके भी कोई सवाल है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, या ऐसा किसी को लगता है कोई सवाल आपका है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं बगैर अनम्यूट किए भी। दर्शना जी अपने हैंड रेज किया है शायद। नमस्ते सर. हाँ, नमस्कार नमस्कार। मार्केटमध्ये गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी गोल्ड ETF पेक्षा काही दुसरे प्लॅन आहेत का? आणि टॅक्सच्या बाबतीत गोल्ड ETF आणि ते नवीन प्लॅन यामध्ये काही फरक आहे का? हाँ, जसं आपण मार्केटला जेव्हा जाऊन फिजिकल गोल्ड इन्व्हेस्टमेंटसाठी घेतो, जो एक एक्झाम्पल समजा कॉईनही घेतला, आपण 1 ग्रामचा कॉईन घेतला, तर जवळपास तो आपण आज समजू की बा 1,45,000चा रेट आहे, तर तुम्ही 10 ग्रामचा कॉईन घेतला तर तो कितीचा झाला, 1,45,000चा. पण तुम्ही फक्त 1,45,000 देऊन तुम्हाला 10 ग्रामचा कॉईन देणार का? नाही देणार. तुम्हाला त्याच्यामध्ये पहिले जीएसटी तो ऍड करेल 3%. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मेकिंग चार्ज ऍड करेल. मे बी मेकिंग चार्ज वेगवेगळ्या कंपन्यांचे वेगवेगळे असतात. कोणी 500 रुपये घेतो, कोणी 5,000 रुपये पण घेतो, कोणी 2,000 रुपये पण घेतो. म्हणजे तुम्हाला जवळपास ऑलमोस्ट असं समजून झालं की जेव्हा तुम्ही 1,52,000 53,000 रुपये देणार, तेव्हा तुम्हाला ते 10 ग्रामचे कॉईन घरात येणार. ऍक्च्युअल किंमत किती होती, 1,45. पण आणलं द्यावे किती लागले, जवळपास 1,52 1,55च्या जवळपास अमाऊंट द्यावा लागला, कारण की जीएसटी आणि मेकिंग चार्ज ऍड झालं. जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटच्या हिशोबाने जेव्हा
म्युच्युअल फंडच्या गोल्ड ETF मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करता तर तुम्हाला तिथे GST नाही लागत आणि मेकिंग चार्ज पण नाही लागत. तर तुमचा पूर्ण पैसा हा इन्व्हेस्टेड होतो. जेव्हाही तुम्ही त्याला विड्रॉल करणार तर मार्केटचा जो रेट राहील, समजा 2 लाखाचा रेट पोहोचला तर तुम्हाला ते पूर्ण 2 लाख रुपये तुम्हाला विड्रॉल करता येतात. तिथे सुद्धा तुमचा GST आणि मेकिंग चार्ज काही कटत नाही. पण जेव्हा तुम्ही हा जो फिजिकल गोल्ड घेतला होता, जेव्हा तुम्ही त्याला विकायला जाणार तर मार्केटचा रेट 2 लाख असेल, पण तुम्ही इकडे ऑलरेडी 6-7 हजार 8-9 हजार रुपये एक्स्ट्रा पे केले होते आणि जेव्हा तुम्ही विकणार तर मे बी त्याच्यामध्ये तो काही ना काही पुन्हा मेकिंग चार्ज किंवा काहीतरी जो जो करंट रेट असतो त्याच्यापेक्षा 1-2% तो तुम्हाला कमीच लावतात आणि मग तो पैसा आपल्याला मिळतो. इथे आपल्याला पूर्ण पैसा इन्व्हेस्टेड होतो आणि फुल पैसा तुम्हाला विड्रॉल घेता येतो. दुसरं जे तुम्ही याच्याबद्दल जे टॅक्सेशन विचारले, तर तुम्ही जर फिजिकल गोल्ड घेतला असेल किंवा तुम्ही ऑनलाईन ETF मध्ये पण इन्व्हेस्टमेंट केलं असेल तर जो काही तुमचा गेन झालेला आहे त्याच्यावर तुम्हाला ते टॅक्स अप्लिकेबल आहे, भले तुम्ही ते फिजिकल घ्या किंवा ऑनलाईन घ्या. थँक्यू सर. ओके. और भी किसी का कोई सवाल? मुझे मोहित जी का नाम सबसे ऊपर में दिख रहा है मेरे लिस्ट में, तो आपका कोई सवाल है मोहित जी? तो होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होगी. एक राज जी का अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, तो एग्जैक्टली कौन से कंपनी में? हाँ, जो मैंने आप लोगों को जो एक फैक्ट बताई थी ना, आप लोगों को मैंने एक फैक्ट बताई थी, ये देखो ये फैक्ट. तो अलग अलग कंपनियां ये फंड मैनेजर सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा. वो खुद ही अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं. तो अगर मान लो अगर कोई सेक्टोरियल फंड है, एक एग्जांपल IT फंड है, तो वो जितनी भी IT रिलेटेड कंपनियां हैं वहीं पर ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा. अगर वो उनका ऑटो सेक्टर रिलेटेड फंड है तो ऑटो रिलेटेड जो कंपनीज हैं, टाटा मोटर है, मारुति है, उनकी बनाने के लिए जो कंपनी की जो एंसरस कंपनी है उन्हीं में वो इन्वेस्टमेंट करेगा. अगर एनर्जी रिलेटेड फंड है तो वो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक में ही पोर्टफोलियो बनाएगा. अगर वो मान लो पोर्टफोलियो लार्ज कैप का है या मिड कैप का है या स्मॉल कैप का है, तो कंपनी का जो फंड मैनेजर है वो फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बैंकिंग में भी कर सकता है, IT, फार्मा, FMCG, कंस्ट्रक्शन, वो सबको मिला करके एक पोर्टफोलियो खुद बनाता है. तो कंपनी सिलेक्शन करना ये फंड मैनेजर का काम होता है. तो ये कंपनी कौन सी कंपनी होती है जो इंडिया में स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा. और जिस कैटेगरी का फंड है उस कैटेगरी के लेवल की ही कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करेगा. जैसे लार्ज कैप फंड है या ब्लू चिप फंड है, तो वो जो इंडिया की जो टॉप ब्लू चिप कंपनी है उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेगा. तो ये जो हम लोगों ने आज ये सेशन जो लिया हुआ है, तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था. यहाँ पर हम किसी भी फंड का या कोई प्रमोशनल मटेरियल हमने यूज नहीं किया हुआ है. अगर आपको इसके बाद में भी कोई सवाल है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो.
और जो भी हमने इसमें कैलकुलेशन भी यूज किए हैं ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए थे, है ना। मुझे भी अपना डिस्क्लेमर देना जरूरी है आखिरी में कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो आप इस आपका अगर कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हो या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप कभी भी हमें हम आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, संतोष बेरे के नाम से है। और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग सब फाइनेंस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड हम लोग वीडियोस रील बनाते रहते हैं, पोस्ट बनाते रहते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहें। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप चैट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हो। So thank you everyone for joining this session. थैंक यू दर्शना जी। थैंक यू आलोक गुप्ता जी। थैंक यू आप लोगों ने जो इतना मुझे सुना है यहाँ पर। तो इसी के साथ हम लोग ये मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू प्रकाश जी। थैंक यू वंश। नाउ मैं ये मीटिंग सबके लिए अभी क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।